साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का आज का दूसरा पाठ है राजा, किसान और नगर। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 2024 एग्ज़ाम में आपका 9 का पाठ, 12 का पाठ और 14 का पाठ, ये 3 पाठ हटाए गए हैं, बाकी आपको सारे पढ़ने हैं। तो आपको 2024 के हिसाब से इन नोट्सों को तैयार किया गया है, तो ध्यान से लास्ट तक देखें। राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की ये बात कर रहा है साथियों। वैसे तो जब तक एनसीईआरटी रहेगी यही टॉपिक रहने हैं, तो आपको पता है कि जो टॉपिक हट जाते हैं उनको हम हटा देते हैं और प्रत्येक साल एक नए सिरे से आपको तैयारी करवाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के नज़दीक मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विकास, ये बात कर रहा है भारत का उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में किस प्रकार से विकास होता है, ये उसकी बात कर रहा है। पहला पाठ हमने हड़प्पा सभ्यता वाला, सिंधु सभ्यता वाला पढ़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। इस अवधि में ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, नए परिवर्तन कौन कौन से हुए? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इस युग में आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों, रजवाड़ों का विकास हुआ है। संपूर्ण महाद्वीप में नए नगरों का विकास हुआ है। विकास की जानकारी कि भाई ये विकास हुआ तो कैसे हुआ, जानकारी कैसे मिलती है? तो अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों से इस युग में हुए विकास की जानकारी मिलती है। इस समय भारत में नगरों का उदय हुआ, सिक्कों का विकास शुरू हुआ। इस काल में बौद्ध तथा जैन जैसे दार्शनिकों का विकास हुआ और लोहे का विकास शुरू हो गया। अभिलेख किसे कहते हैं? तो जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, इन अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख होता है। उन्हें जो बनवाते हैं, अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। सिंपल सी बात है, अभिलेख किसे कहते हैं? जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों पर लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख होता है। किनकी उपलब्धियों का उल्लेख होता है? जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। उसके बाद जनपद क्या भाई? तो जनपद का अभिप्राय उस भूखंड से है जहाँ कोई जन या लोग या कुल या जनजाति अपना पांव रखती है अथवा बस जाते हैं, उसे जनपद कहते हैं। वो जगह जहाँ लोग बस जाते हैं उसे जनपद कहते हैं। उसके बाद 16 महाजनपद हैं। कौन कौन से हैं? देखो, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वो 16 महाजनपद कौन से हैं? जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, अंग, काशी, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक और कंबोज। अब महाजनपदों की विशेषता क्या होती थी? तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे चारों तरफ से किले से घेरा जाता था। भूमि कर व अन्य आर्थिक स्रोत पर राजा का अधिकार होता था। इन महाजनपदों में मगध था, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी पुरानी राजधानी राजगृह थी मगध की, लेकिन 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, को नई राजधानी बना दिया गया। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। इसके शक्तिशाली होने के कारण देखें आप, मगध 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। मगध में लोहे की खान उपलब्ध थी, जिसके कारण आसानी से औजार व हथियार बनाए जाते थे। सेना को मजबूत बनाने के लिए मगध के जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ था। उसके बाद आप देखें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत, चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य या समुद्र, विष्णुगुप्त। ध्यान दें, और यहाँ देखो कौटिल्य अर्थशास्त्र या विष्णुगुप्त, ये मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, दंड व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में जानकारी दी थी। कौटिल्य कौन था? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इसका गुरु था और अर्थशास्त्र की उन्होंने रचना की थी। मेगस्थनीज की इंडिका, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत हम देख रहे हैं। एक तो चाणक्य के अर्थशास्त्र हो गई, दूसरा मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य व उत्तराधिकारियों की शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, सैनिक प्रशासन आदि का वर्णन मिलता है। फिर अशोक के अभिलेखों से भी पता चलता है। तो अशोक के अभिलेखों से अशोक के शासन, उसके धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्के, जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों आदि से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर सम्राट अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और राजा आपके अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश पत्थरों व स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार किया। धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो इसके धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, सभी धर्मों का आदर, अहिंसा और सादा जीवन पर विचार, क्रोध का त्याग आदि इसके सिद्धांत थे। अशोक की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो देवनाम प्रिय, जिसे देवताओं में प्रिय कहा जाता है। प्रियदर्शी, इसका मतलब होता है देखने में सुंदर। अशोक के अभिलेख की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है जी। तो अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, सबसे कम अरमाइक लिपि में लिखे गए। 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, ठीक है। किसने पढ़ा अशोक की लिपियों को? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1830 में। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला, ये एक प्रांतीय केंद्र था। उज्जैनी, ये प्रांतीय केंद्र था। तोसाली, ये प्रांतीय केंद्र था। श्रवणगिरी, ये भी एक प्रांतीय केंद्र था। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और श्रवणगिरी। मौर्य साम्राज्य की कमियां कौन कौन सी है? तो ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक के अस्तित्व में रहा। मौर्य साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं फैल पाया। मौर्य साम्राज्य का राज्यों पर नियंत्रण भी एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फिर गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, आपके अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। सुदर्शन झील गुजरात में है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था, लेकिन शक शासक रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? शक शासक रुद्रदामन ने। मनुस्मृति क्या है? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच संस्कृत भाषा में हुई थी। अभिलेख हमने देखा था। अभिलेख शास्त्र क्या है? अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। दोनों में अंतर रखना, अभिलेख और अभिलेख शास्त्र में। प्रशस्ति क्या होती है? राजा की प्रशंसा में लिखना प्रशस्ति कहलाता है। हर्षचरित, तो हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की ये जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट थे जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रलिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत मिलता है। ओलिगार्की समूह शासन, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उससे समूह शासन या ओलिगार्की कहा जाता है। प्रभावती गुप्त द्वारा भूमि दान देना। प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की ये किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। अपने पति रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने
संरक्षका के रूप में वाकाटक राज्य के शासन का संचालन किया। प्रभावती गुप्त दंगुन गांव को भूमिदान के रूप में प्रसिद्ध आचार्य चनाल स्वामी को उन्होंने दान दिया था। मौर्य काल में जनता की स्थिति, तो मौर्य काल में जनता दुखी थी। राजा और प्रजा के संबंध तनावपूर्ण थे। उस समय की जनता बहुत दुखी थी। इस दुखी जनता में वृद्ध, महिला, पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे, सभी दुखी थे। गांव के किसानों को दिन में कर वसूलने वाले अधिकारी परेशान करते थे। रात में डकैतों से खतरा रहता था, अतः यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। फिर सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। उसके समर्थक उसके वंश के लोग होते थे। सरदार एक विशेष अनुष्ठान का संचालन करता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था तथा लोगों के विवाद सुलझाता था। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था और उसे अपने समर्थकों में बांट दिया करता था। सरदारी में सामान्यतः कोई सेना व अधिकारी नहीं होते थे। कुल मिलाकर आपको मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, कम समय में हिस्ट्री को रिवीजन कर पाओगे। और आपको एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री के एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।